तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड फ्लूइड तो आज इस टॉपिक की बात करते हैं। एक दो क्वेश्चन आ सकते हैं इससे, ठीक है। तो देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड फ्लूइड। तो सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होता है? तो इलास्टिसिटी के बारे में बात करते हैं। तो इलास्टिसिटी क्या होता है? जैसे कि आपने सपोज करो एक मटेरियल है और इस मटेरियल को क्या करा आपने, फोर्स लगाया। इस मटेरियल पे क्या लगाया आपने? फोर्स लगाया। तो आप क्या देखोगे, इस मटेरियल पे जब दोनों तरफ से फोर्स लगाएंगे तो इसका शेप और साइज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। शेप और साइज क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ये यानी ये क्या हो गया? लेंथ बढ़ गया फोर्स लगाने पे। तो ये जो चेंज हुआ, इसी को क्या कहते हैं? चेंज जो हुआ, ये चेंज कब हुआ? ये डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने के बाद चेंज हुआ। तो ये अब अगर ये डिफॉर्मिंग फोर्स मैं यहाँ से हटा दूँ और ये बॉडी दोबारा से अपनी शेप और साइज को क्या कर ले? रिगेन कर ले। डिफॉर्म हुई थी बॉडी, डिफॉर्म होने के बाद अगर अपनी साइज और शेप को रिगेन कर ले बॉडी, तो वो क्या कहलाता है? इलास्टिसिटी कहलाता है। क्या कहलाता है? इलास्टिसिटी कहलाता है। आपने सुना होगा, हमने कोलिजन में भी पढ़ा था। कोलिजन में जब बॉडी टकराती है और टकराने के बाद क्या हो जाती है, उसके शेप और साइज पूरी तरह रिगेन कर लेती है, रिफॉर्म कर लेती है, तो वो क्या कहलाती है? इलास्टिक कोलिजन कहलाती है। क्योंकि उसमें जो काइनेटिक एनर्जी होता है उसका लॉस नहीं होता है, ठीक है। तो ये वही है। तो इलास्टिसिटी को अगर डिफाइन करना चाहे तो कैसे डिफाइन करेंगे? प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू रिगेन its original shape, to its original shape after removal of deforming force। यानी जब डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाने के बाद अगर बॉडी ने अपने शेप और साइज को रिगेन कर लिया, आफ्टर द रिमूविंग अ डिफॉर्मिंग फोर्स, ये बॉडी की क्या होगी? प्रॉपर्टी इलास्टिसिटी। क्या कहलाएगी? इलास्टिसिटी कहलाएगी, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं ठीक है। तो ये इलास्टिसिटी को डिफाइन करा हमने। नेक्स्ट देखो, एवरी बॉडी कैन बी डिफॉर्म। हर एक बॉडी क्या हो सकती है? डिफॉर्म हो सकती है बाय सुटेबल फोर्सेस। अगर सुटेबल फोर्स लगाएंगे उस पर, तो हर बॉडी का शेप और साइज क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल देखो, एक हमारे पास बॉडी है क्यूब शेप का, ठीक है। ये एक बॉडी है हमारे पास, ठीक है। अब इस बॉडी में क्या होगा? यहाँ पे सपोज करो एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है और ये पार्टिकल ये है। तो इन पार्टिकल के बीच में क्या होगा? बॉन्ड होगा। ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड होगा। क्या है ये? बॉन्ड होगा। तो ये जो पार्टिकल के बीच में बॉन्ड होता है, इसको अगर हम जूम करके दिखाए इसको, तो यानी एक पार्टिकल है, फिर इधर एक पार्टिकल है, फिर इधर एक पार्टिकल है और ये एक और पार्टिकल है। इसको जूम कर रहे हैं तो इस पार्टिकल के बीच में क्या है? बॉन्ड है। और वो बॉन्ड किस तरह एक्ट कर रहा है यहाँ पे? स्प्रिंग की तरह। किस तरह से? स्प्रिंग की तरह एक्ट करता है। यानी जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं तो ये क्या होता है? कंप्रेस होते हैं। और जब डिफॉर्मिंग फोर्स हटाते हैं तो ये क्या हो जाते हैं? इलोंगेट हो जाते हैं। यानी अपना शेप और साइज को क्या कर लेते हैं?
रिगेन कर लेते। तो यानी एक तरीके से यहाँ पे जो बॉन्ड है वो बिहेव हो रहा है एज अ स्प्रिंग। बॉन्ड बिहेव एज अ स्प्रिंग, इंटर बॉन्ड एज बिहेव एज अ स्प्रिंग, यानी इलोंगेशन भी होगा और कंप्रेशन भी होगा, इलोंगेशन एंड कंप्रेशन दोनों होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बात करी इलास्टिसिटी की। इलास्टिसिटी एक बॉडी की प्रॉपर्टी होती है जब आफ्टर अ रिमूविंग अ डिफॉर्मिंग फोर्स बॉडी अपना शेप और साइज को रिगेन कर ले, वही क्या कहलाता है, वही प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, इलास्टिसिटी। और हमें पता है हर एक बॉडी जो है वो डिफॉर्म हो सकती है अगर हम उस पर सुटेबल फोर्स क्या करें, अप्लाई करें। हमने देखा कि एक बॉडी है, सपोज करो इस बॉडी पे हमने क्या करा, इनके इंटरन्यूक्लियर साइज पे गए। तो इंटरन्यूक्लियर साइज पे गए तो हमने देखा कि ये जो है ये पार्टिकल और ये पार्टिकल आपस में क्या है, बॉन्ड से कनेक्टेड हो गए। और ये जो बॉन्ड है वो किस तरह बिहेव कर रहे हैं, स्प्रिंग की तरह। यानी जब हम इन पर फोर्स लगा रहे हैं तो ये कंप्रेस हो जा रहे हैं, और वही जब डिफॉर्मिंग फोर्स हटा रहे हैं तो ये दोबारा से क्या आ जा रहे हैं, इलोंगेट हो जा रहे हैं और अपने नॉर्मल शेप और साइज पे आ जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं लोड। अगर हमने किसी बॉडी पे फोर्स लगाया, तो वो क्या होगा, कंप्रेस होगा। सपोज करो मैंने इस पे फोर्स लगाया तो ये क्या होगा, कंप्रेस होगा। तो इसके ऊपर लोड होगा, जो मैंने यहाँ पे एफ एक्सटर्नल लगाया है, इसके वजह से इस बॉडी पे क्या आया, लोड आया। और वही लोड क्या कहलाता है, स्ट्रेस कहलाता है। यानी लोड ऑफ मटेरियल इज एस्टिमेटेड बाय स्ट्रेस। यानी जब आप एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे किसी बॉडी पे तो उस पे जो लोड आएगा वो क्या कहलाता है, स्ट्रेस कहलाता है। क्या कहलाता है, स्ट्रेस कहलाता है। और जब वो स्ट्रेस आएगा उस मटेरियल पे तो वो क्या करेगा, रिस्पॉन्स भी जनरेट करेगा। मटेरियल भी क्या करेगा, रिस्पॉन्स जनरेट करेगा जो एक्सटर्नल फोर्स है। और वो जो रिस्पॉन्स होता है, रिस्पॉन्स ऑफ अ मटेरियल, जो रिस्पॉन्स होता है मटेरियल का वो क्या कहलाता है, इज स्ट्रेन। तो समझना, दो वर्ड आया हमारे सामने, स्ट्रेस और स्ट्रेन। स्ट्रेस कब होता है, जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा होता है बॉडी पे। और स्ट्रेन कब होता है, जब बॉडी उस एक्सटर्नल फोर्स के खिलाफ रिस्पॉन्स देती है, तो वो क्या कहलाता है, स्ट्रेन कहलाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या होता है स्ट्रेस और स्ट्रेन। ठीक है, तो अब नेक्स्ट बात करते हैं हम, इनको ही एक्सप्लेन करते हैं, स्ट्रेस और स्ट्रेन को। तुम्हारा टॉपिक ही अब स्ट्रेस और स्ट्रेन पे ही आधारित होगा। ठीक है, तो अब इसी को समझते हैं। तो समझते हैं एक डायग्राम से, और डायग्राम लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये सपोज करो एक वॉल है और इस वॉल से एक रॉड कनेक्टेड है। ठीक है, इस वॉल से एक रॉड कनेक्टेड है एल नॉट लेंथ का। ठीक है, अब मैंने क्या करा, इस पे एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करा, यानी इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इलोंगेट कर रहा हूँ। जब इसको खींच रहा हूँ इस रॉड को, तो और इसका जो ये जो सरफेस एरिया है इसे क्या कहेंगे, एरिया कहेंगे। ठीक है, इस एरिया पे क्या लगा रहा हूँ, एफ एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूँ। तो ये एरिया है, और ये एरिया कौन सा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, नाउ जब मैं इस एफ एक्सटर्नल फोर्स से इस रॉड को क्या करूँगा, खींचूंगा, इलोंगेट करूँगा, तो इसकी लेंथ में क्या आ जाएगी, चेंज हो जाएगी। इसका लेंथ क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो जब लेंथ में चेंज हो जाएगा तो यानी ये आ गया, नेक्स्ट डायग्राम बनाते हैं, ये आ गया लेंथ में चेंज। इनिशियल लेंथ ये थी, आफ्टर अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स इसकी चेंज इन लेंथ क्या हो गई, इतना बढ़ गई। तो यानी अभी भी मैं एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो, अब जैसे जैसे मैं एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते जाऊँगा तो यहाँ पे इस बॉडी में एक इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स भी जनरेट हो जाता है, जो इस एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट लगता है। जैसे हमने स्प्रिंग में पढ़ा था, स्प्रिंग को जब हम इलोंगेट करते थे तो वहाँ पे एफ एक्सटर्नल जब लगाते थे तो एफ एक्सटर्नल के अपोजिट में एक फोर्स जनरेट होता है, जो दो चार्जेस के बीच में होता है, इंटर चार्जेस के बीच में से जो फोर्स होता है उसको क्या कहते थे हम, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स कहते थे। ठीक है, इंटर एटॉमिक
मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्सेस जनरेट होते थे। अब वही बात करते हैं यहाँ पे एफ एक्सटर्नल। जब एक्सटर्नल से मैं इसको इलोंगेट कर रहा हूँ तो यहाँ पे एक फोर्स जनरेट होता है इसी मटेरियल के अंदर, जो बॉडी खुद से लगाती है इस एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट। वो क्या कहलाती है? एफ इंटरनल फोर्स, एफ इंटरनल फोर्स। ठीक है, अब मैंने क्या करा, इस बॉडी को और इलोंगेट कर रहा हूँ, तो और इलोंगेट करूँगा तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये एफ एक्सटर्नल फोर्स जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? ये जो एफ एक्सटर्नल फोर्स होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? एफ एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू एफ इंटरनल फोर्स। यानी जब ये जो कंडीशन बना यहाँ पे, ये जो कंडीशन बना, इसको क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। ये जो कंडीशन बना जहाँ पे, ये क्या कहलाता है? इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाता है। इक्विलिब्रियम पॉइंट वो होता है जहाँ पे नेट फोर्स क्या हो? जीरो। हमने पढ़ा है नेट फोर्स जहाँ पे जीरो होता है वो क्या पॉइंट कहलाता है? इक्विलिब्रियम कहलाता है। अगर यहाँ बात करें तो यहाँ पे क्या हुआ, जो एफ एक्सटर्नल फोर्स था, एफ एक्सटर्नल फोर्स वो किसके इक्वल हो गया? एफ इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स के इक्वल हो गया। इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स के इक्वल हो गया। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुछ नहीं देखा, यही जो हमने पढ़ा इसको दोबारा समझा देता हूँ मैं। एक रॉड था एल नॉट का लेंथ का, उस पर हमने एफ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करा। एफ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करा तो इसका लेंथ क्या होगा? चेंज होगा, और लेंथ चेंज हुआ। लेंथ चेंज हुआ तो मैंने देखा कि अब इस बॉडी ने क्या करा, मेरे इस एफ एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट में एक इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट करने लग गया, जो मेरे इस एक्सटर्नल फोर्स को अपोज कर रहा था। लेकिन मेरा जो एक्सटर्नल फोर्स था अभी भी ज़्यादा था, तो लेंथ में और चेंज हुआ। और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये एफ इंटरनल फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा? एफ एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल हो जाएगा। तब बॉडी किस कंडीशन में आ जाएगी? इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा। यानी जैसे अब मैं इससे ज़्यादा अगर मैंने इसको स्ट्रेच करा इस रॉड को, तो ये रॉड क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। ये क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं स्ट्रेस क्या होता है। तो स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस क्या होता है ये बात करते हैं। तो स्ट्रेस जो होता है वो एफ इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स डिवाइड बाय एरिया होता है। यानी फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया क्या कहलाता है? स्ट्रेस कहलाता है। ठीक है, फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया। अब देखो इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर, या फिर इसी को क्या बोलते हैं? पास्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पास्कल। प्रेशर की यूनिट होती है पास्कल। पास्कल भी फोर्स अपॉन में एरिया ही होता है, तो स्ट्रेस भी फोर्स अपॉन में एरिया है। और यह सिंपल डेफिनेशन बोले तो लोड जब एक्सटर्नल फोर्स लगाने से जो मटेरियल पे लोड होता है वही स्ट्रेस कहलाता है। तो लोड ऑन यूनिट एरिया वही क्या कहलाता है? स्ट्रेस कहलाता है। जैसे कि मैंने बोला एक बॉडी है, उस पर 20 न्यूटन मीटर स्क्वायर का क्या लग रहा है? स्ट्रेस लग रहा है। तो इससे हमने क्या समझा कि 1 मीटर स्क्वायर पे 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। 1 मीटर स्क्वायर पे 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो 4 मीटर स्क्वायर पे कितना लगेगा? 80 न्यूटन लगेगा। ठीक है, तो आप बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रेस हो गया। स्ट्रेस कुछ नहीं, लोड। जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं बॉडी पे तो जो लोड जनरेट होता है बॉडी पे वो क्या कहलाता है? स्ट्रेस कहलाता है। अब बात करते हैं स्ट्रेन क्या होता है। अगर स्ट्रेन की बात करें तो स्ट्रेन को अगर हम डिफाइन करें तो स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ, इट इज अ रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ अपॉन में नेचुरल लेंथ या फिर ओरिजिनल लेंथ कह लो बॉडी का, वो कहलाता है स्ट्रेन कहलाता है। ये क्या होता है? यूनिट लेस होता है, क्योंकि लेंथ है अपॉन में लेंथ, तो लेंथ कट जाएगा यानी यूनिट लेस हो गया। अब बात करते हैं टाइप।
टाइप ऑफ स्ट्रेस और स्ट्रेन की बात करते हैं, टाइप ऑफ स्ट्रेस और स्ट्रेन की बात करते हैं, ठीक है। तो जो टाइप होता है स्ट्रेस और स्ट्रेन का वो होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अप्लाइड अलोंग लेंथ, ठीक है। और वो भी क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर टू सरफेस, वो क्या कहलाता है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कहलाता है, समझना। सपोज करो एक बॉडी है, रॉड है, और ये रॉड क्या है? एल लेंथ का रॉड है, और इस पे मैंने क्या करा, ये जो एरिया है इसके परपेंडिकुलर और लेंथ के अलोंग और एरिया के परपेंडिकुलर मैंने क्या करा? एक एफ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करा। तो ये क्या कहलाता है? जो यहाँ पे स्ट्रेस डेवलप्ड होता है वो क्या कहलाता है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होता है। क्या कहलाता है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कहलाता है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, फर्स्ट इज टेंसाइल स्ट्रेस। ये कितने तरह का होता है? 2 तरह का होता है। एक होता है टेंसाइल स्ट्रेस और एक होता है कंप्रेसिव स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस तब कहते हैं जब बॉडी को इलोंगेट करते हैं, और जब बॉडी को इलोंगेट होता है तो टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप्ड होता है, यानी ये कंडीशन किसको बता रहा है? बॉडी इलोंगेट होगी। और जब बॉडी कंप्रेस होगा तो कौन सा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जनरेट होगा? कंप्रेसिव लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ठीक है। तो कुछ नहीं है, अभी तक हमने स्ट्रेस और स्ट्रेन को समझा है। स्ट्रेस जो होता है जब किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड होता है तो जो लोड जनरेट होता है बॉडी पे वही कहलाता है स्ट्रेस, और बॉडी उसके खिलाफ एक्सटर्नल फोर्स के खिलाफ जो रिस्पॉन्स जनरेट करता है वो क्या कहलाता है? स्ट्रेन कहलाता है, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया है और इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब देखने जा रहे हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ठीक है, या फिर इसी को बोलते हैं हुक लॉ, कर्व या फिर हुक्स लॉ देखने जा रहे हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, आता है ग्राफ ये, और ग्राफ में ये क्या आता है? इसमें पॉइंट बताते हैं कि पॉइंट आप बताओ कि ये पॉइंट क्या बता रहे हैं, ठीक है। तो ये देखते हैं, दो मिनट रुकिए। ठीक है, तो ये ग्राफ है हमारा, ये वाई एक्सिस में स्ट्रेस है और एक्स एक्सिस में स्ट्रेन है। तो इसमें स्ट्रेस है और इसमें क्या है? स्ट्रेन है, ठीक है, स्ट्रेन है। तो इसको समझते हैं। तो हमारा टॉपिक है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ठीक है। हुक्स लॉ को पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। थोड़ा ग्राफ को अच्छे से बनाते हैं, और ये आ गया फिर, ठीक है। यहाँ पॉइंट लोकेट कर देते हैं। ये पॉइंट जो है ये ए पॉइंट है और ये ओ पॉइंट है, ठीक है। और यहाँ पे जो स्ट्रेस होगा ए पॉइंट पे, ये क्या लाएगा? स्ट्रेस एट ए पॉइंट, और ये पॉइंट क्या है? बी पॉइंट है, ठीक है।
ये स्ट्रेंथ सेट बी है, ठीक है। ये क्या है, सी पॉइंट है, और ये सी पॉइंट, ये ब्रेकिंग स्ट्रेस है, ठीक है, पॉइंट है। ये पॉइंट पूछते हैं, ये रीज़न पूछते हैं इस ग्राफ से, और ये डी पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पढ़ते हैं, तो ये ओ से ए, देखो यहाँ पे ग्राफ क्या है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, यानी इस रीजन को बोलते हैं इलास्टिक रीजन। क्या बोलते हैं, इलास्टिक रीजन। और वर्ड पता है हमें, इलास्टिक मतलब डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बाद अगर बॉडी अपना शेप और साइज को रिगेन कर ले तो वो क्या कहलाता है, इलास्टिक कहलाता है, इलास्टिक बॉडी। तो यहाँ देखो हुक्स ने क्या करा, हुक्स ने एक ग्राफ ड्रॉ करा, अलग अलग, यानी एक्सपेरिमेंटल बेस्ड ये ग्राफ होता है, यानी हर एक मटेरियल के लिए ये ग्राफ क्या होता है, अलग अलग होता है। तो उसने क्या करा, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में क्या करा, एक ग्राफ ड्रॉ करा, और उसमें बताया कि जैसे कि आप एक बॉडी है, एक बॉडी है, और उस बॉडी पे आपने क्या करा, एक फोर्स अप्लाई करा। सपोज करो एक बॉडी था, इस बॉडी को जो वॉल से अटैच था, और इस पर आपने क्या करा, एक फोर्स अप्लाइड करा, एफेक्शनल फोर्स। तो क्या होगा, ये इलोंगेट होगा, क्या होगा, इलोंगेट होगा ना, और ये इलोंगेट हुआ। और एक ऐसा टाइम आएगा जब आपको उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते ही जा रहे हो, करते ही जा रहे हो, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये बॉडी क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। ये बॉडी क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। बॉडी क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, बॉडी टूट जाएगी। तो यानी एक रीज़न, जब आप स्ट्रेस को बढ़ा रहे हो तो स्ट्रेन भी बढ़ रहा है, स्ट्रेस को बढ़ा रहे हो तो स्ट्रेन भी बढ़ रहा है, तो वो इलास्टिक रीजन कहलाता है। क्या कहलाता है, इलास्टिक रीजन। हम डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट यहाँ पे बता देते हैं कि यहाँ पे जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल लिमिट, प्रोपोर्शन लिमिट। बी को क्या बोलते हैं, इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट या फिर यील्ड पॉइंट। सी को बोलते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस, ब्रेकिंग स्ट्रेस। और डी को बोलते हैं फ्रैक्चर पॉइंट, डी को क्या बोलते हैं, फ्रैक्चर पॉइंट। तो समझना, एक बॉडी था, उसको मैंने क्या कर रहा हूँ, एक बॉडी है ये, ठीक है, इसको क्या कर रहा हूँ मैं, इलोंगेट करते जा रहा हूँ, इस बॉडी को क्या करते जा रहा हूँ, एफेक्शनल फोर्स से इलोंगेट करते जा रहा हूँ। तो अब जैसे ही मैं इलोंगेट करते जा रहा हूँ, तो जैसे ही मैंने लगाया इस पर 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो स्ट्रेन भी कितना हुआ, 2 ही हुआ, ठीक है, 2 मीटर का ही चेंजेस हुआ। 4 का लगाया, 4 का ही चेंजेस हुआ। 8 का लगाया, 8 का ही चेंजेस हुआ, ठीक है। लेकिन एक पॉइंट आने के बाद, एक पॉइंट आने के बाद जब मैं 8, 10, 15 यानी 8 से ज़्यादा पॉइंट का फोर्स लगा रहा हूँ, तो मैं क्या देख रहा हूँ यहाँ पे, ये बॉडी थोड़ी सी क्या होने लगी, इसके शेप और साइज में क्या होने लगी, चेंजेस आने लगी। शेप और साइज में क्या हो गई, चेंज, यानी पूरी तरह अब रिफॉर्म नहीं हो रही है। और बी से मैंने कुछ ज़्यादा ही पॉइंट और लगा दिया मैंने इसके ऊपर फोर्स, यानी बी से ज़्यादा ही स्ट्रेस और डेवलप कर दिया इस पर। तो बी के बाद क्या आ जाता है, ब्रेकिंग स्ट्रेस आ जाता है। यानी सपोज करो ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा, ब्रेकिंग स्ट्रेस। यानी यहाँ से जब मैं एक्सटर्नल फोर्स को हटाऊंगा तो बॉडी अपने शेप और साइज को रिगेन नहीं करेगी, यानी, और इसके बाद का अगर और फोर्स मैंने इस पर स्ट्रेस जनरेट लगाया इस पर, तो ये क्या हो जाएगा, बॉडी क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, बॉडी क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। यानी रीजन बात करें ओ ए, रीजन ओ ए क्या है, y इक्वल टू में एम एक्स है, y इक्वल टू में एम एक्स है, जिसमें क्या होता है, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है। यानी ओ से ए के बीच में जो ग्राफ बना है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे स्ट्रेस जो है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है, यानी स्ट्रेस को बढ़ा रहे हैं तो स्ट्रेन भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। और इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, हुक्स लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हुक्स लॉ। हुक्स लॉ ने बताया, इसी को क्या कहते हैं, हुक्स लॉ कहता है। अब स्ट्रेस को हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट यूज होगा, ठीक है, कांस्टेंट यूज होगा, और ये क्या होगा, इनटू में स्ट्रेन होगा, ठीक है। अब देखो ये जो बी से सी पॉइंट का जो रीजन है,
बी से सी पॉइंट का जो रीजन है इसको बोलते हैं प्लास्टिक रीजन। क्या बोलते हैं? प्लास्टिक रीजन। यानी यहाँ पे आप अगर आपने डिफॉर्मिंग फोर्स हटाया तो बॉडी जो है अपने शेप और साइज को रिगेन नहीं करेगी और बॉडी क्या हो जाएगी? फ्रैक्चर हो जाएगी, यानी टूट जाएगी। प्लास्टिक रीजन मतलब टूट जाएगी। प्लास्टिक रीजन का मतलब क्या होता है? टूट जाएगी। ठीक है, तो ये हमने देखा स्ट्रेस और स्ट्रेन का कर्व। इंपॉर्टेंट है, ये पूछते हैं इसमें कि बताओ ओ से ए जो ये पॉइंट है, ए पॉइंट किस चीज़ को दर्शा रहा है? तो बताओगे प्रोपोर्शनल लिमिट को दर्शा रहा है। बी पॉइंट किसको दिखा रहा है? लिमिट या यील्ड पॉइंट को दिखा रहा है या इलास्टिक लिमिट को दिखा रहा है। यानी इसके बाद अगर मैंने और स्ट्रेस लगाया इस बॉडी पे तो वो कौन से रीजन में आ जाएगी? प्लास्टिक रीजन में। यानी अब बॉडी अपना शेप और साइज को रिगेन नहीं कर पाएगी। और डी पॉइंट है तो ये क्या हो जाएगा? फ्रैक्चर हो जाएगा। फ्रैक्चर, टूट गया। अब क्या होता है? दो तरह के मटेरियल होते हैं, एक ब्रिटल होते हैं और एक डक्टाइल होते हैं। तो ब्रिटल में क्या होता है? ये जो प्लास्टिक रीजन होता है वो बहुत शॉर्ट होता है। सपोज करो ये ग्राफ बनाता हूँ ब्रिटल का। ब्रिटल में क्या होता है? ये देखो, ये ब्रिटल का अगर ग्राफ बनाओ तो कुछ ऐसा बनता है। तो उसमें जो प्लास्टिक रीजन होता है वो बहुत पास होता है। और वही डक्टाइल होता है तो ये जो डक्टाइल के अंदर जो ये प्लास्टिक रीजन होता है वो बहुत दूर होता है। तो डक्टाइल रीजन में क्या होता है? प्लास्टिक रीजन बहुत दूर होता है। डक्टाइल, ब्रिटल मतलब जिसको टूट जाए और डक्टाइल मतलब जो जल्दी टूटे ना। ठीक है, आपने पढ़ा होगा मेटल और नॉन मेटल में। तो नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होता है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होता है ये समझते हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की बात करें तो सपोज करो ये एल नॉट लेंथ का क्या था? रॉड था। और इस पर क्या लगाया मैंने? एफ परपेंडिकुलर क्या लगाया? एक फोर्स। मैंने बताया था लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होता है? जब फोर्स अप्लाइड करते हैं अलोंग द लेंथ लेकिन परपेंडिकुलर क्या हो? एरिया के परपेंडिकुलर हो तो वो क्या कहलाता है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होता है। अभी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया, लोड पर यूनिट एरिया। और स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन लेंथ अपॉन में नेचुरल लेंथ। ठीक है, जिसको मैं एल नॉट बोल देता हूँ, एल नॉट बोल देता हूँ। ठीक है, बाय हुक लॉ। हुक लॉ क्या कहता था कि जो स्ट्रेन होता है वो क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेस के। हुक लॉ, बाय हुक लॉ क्या कह सकता हूँ मैं? जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है, जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के। यानी जितना आप मटेरियल पे लोड बढ़ाते जाओगे उतना ही स्ट्रेन बढ़ता जाएगा। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आएगा, यानी उसके बाद अगर आपने वो मटेरियल पे लोड बढ़ाते गए तो वो मटेरियल क्या हो जाएगा? फ्रैक्चर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्रैक्चर हो जाएगा। ठीक है, ये बात हमने करी। नेक्स्ट, अब जब स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस यहाँ पे लिख सकते हैं ना, यहाँ पे लिख सकते हैं स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन में एरिया। और जब प्रपोर्शनल का साइन हटता है तो कांस्टेंट यूज होता है और कांस्टेंट यहाँ पे क्या होता है? यंग मॉडुलस। और स्ट्रेन यानी डेल्टा एल अपॉन में एल नॉट। तो ये फॉर्मूला याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ पे जो y है ये क्या बता रहा होता है? y क्या होता है यहाँ पे? यंग्स मॉडुलस होता है। यंग्स मॉडुलस होता है। मतलब क्या होता है यंग्स मॉडुलस का? देखो, यंग्स का मॉडुलस का मतलब क्या होता है कि अगर कोई बॉडी का यंग्स मॉडुलस जो है ज़्यादा है, यंग्स मॉडुलस ज़्यादा है, तो उसके अंदर जो डिफॉर्म होगी वो जल्दी डिफॉर्म बॉडी नहीं होगी। जैसे कि मतलब क्या है? हायर यंग्स मॉडुलस डिफिकल्ट टू डिफॉर्म। जैसे कि देखो, एक आपके पास क्या है? मेटल का बॉल है और एक आपके पास रबर का बॉल है। तो यंग मॉडुलस किसका ज़्यादा होगा?
मेटल का यंग मॉडुलस क्या है, ज़्यादा होगा, और रबर का यंग मॉडुलस क्या होगा, कम होगा। अगर इसका यंग मॉडुलस कम है तो ये बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, ईजिली क्या हो जाएगा, डिफॉर्म हो जाएगा फोर्स लगाने पे। लेकिन इसका यंग मॉडुलस ज़्यादा है तो ये जल्दी डिफॉर्म होगा नहीं होगा, क्योंकि इसका यंग मॉडुलस ज़्यादा है तो डिफिकल्ट होगा इस डिफॉर्मेशन में लाने में। ठीक है, नहीं ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और यहाँ कम फोर्स में ही बॉडी क्या हो जाएगी, डिफॉर्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये होता है। नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंड टाइप की। ये अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेच देख लिया, अब देखने जा रहे हैं अब बात करते हैं शियर स्ट्रेस की, शियर स्ट्रेस की और शियर स्ट्रेन की। जब हम किसी बॉडी पे लॉन्गिट्यूडनल फोर्स लगाते हैं, यानी एरिया के परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हैं, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जनरेट होता है। और जब किसी बॉडी पे जब किसी बॉडी पे ठीक है, जब सपोज करो एक एल लेंथ का बॉडी है, ठीक है, एल लेंथ का हाइट का ये बॉडी है, और ये क्या है, एरिया है, एरिया है। इस पे क्या लगा है, इस एरिया के पैरेलल ही मैंने क्या कर दिया, एक फोर्स अप्लाई कर दिया। यानी ये अब फोर्स क्या करना है, पैरेलल अप्लाई करना है बॉडी के एरिया के पैरेलल। अभी हम बात कर रहे थे फोर्स जब अप्लाई करना है एरिया के परपेंडिकुलर तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जनरेट होता है, और जब एरिया के पैरेलल, बॉडी के पैरेलल ही क्या कर दे, एक फोर्स अप्लाई कर दे, तो यहाँ पे जो स्ट्रेस डेवलप्ड होता है उसे क्या कहते हैं, शियर स्ट्रेस। ठीक है, शियर स्ट्रेस। अब समझना यहाँ पे, ठीक है। अब बात करते हैं, सपोज करो यहाँ पे एक बॉडी है, ये रहा, और उसको ये सरफेस है, और इस सरफेस से क्या करा हमने, इसको चिपका दिया है। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं हम, ठीक है, और यहाँ पे क्या लगाया, एक एफ एक्स पैरेलल फोर्स लगाया, तो यहाँ पे चिपका दिया इसके नीचे से सरफेस से। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, एफ पैरेलल फोर्स लगा रहे हैं, और जब एफ पैरेलल फोर्स लगाएंगे तो ये बॉडी क्या हो जाएगी, टिल्ट हो जाएगी। यहाँ से तो फिक्स है, यहाँ से क्या हो जाएगी, टिल्ट हो जाएगी, और टिल्ट कितनी हो गई, एक्स हो गया मान लो। और इस लोअर सरफेस और अपर सरफेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, एल है। ठीक है, और ये कितना एंगल बना रहा है, ये फाई एंगल बना लिया। क्या बना लिया, फाई। तो यहाँ पे शियर स्ट्रेस क्या होगा वो देखते हैं, शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन देख रहे हैं, शियर स्ट्रेन देख रहे हैं। ठीक है, तो शियर स्ट्रेस मतलब वही, स्ट्रेस मतलब कि क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया। तो यहाँ पे फोर्स कौन सा लेंगे, पैरेलल अपॉन में एरिया। और स्ट्रेन क्या होगा, वही चेंज इन नेचुरल लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। तो यहाँ पे चेंज इन लेंथ कितना हुआ, एक्स हुआ, यानी डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, एक्स हुआ, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस था दोनों बीच का वो कितना था, एल था। ठीक है, तो अब ये यानी ये जो एक्स है और ये एल है और ये थीटा है, तो ये मतलब क्या बन गया, ये बन गया आपका परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या देता है हमें, टेन थीटा देता है। तो ये क्या हो जाएगा, टेन फाइव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टेन फाइव। ठीक है, और जब थीटा बहुत स्मॉल होता है, जब थीटा बहुत स्मॉल होता है यानी लेस देन 5 डिग्री होता है,
तो जो शियर स्ट्रेन होता है वो किसके इक्वल होता है, फाई को। यानी हमने बताया था बेसिक मैथमेटिक्स में बताया था कि साइन और टेन थीटा जब बहुत स्मॉल होता है तो टेन थीटा को क्या ले लेते हैं, सीधा थीटा ले लेते हैं, थीटा कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट बात करते हैं इधर। तो हम बात कर सकते हैं कि बाय हुक्स लॉ शियर स्ट्रेस जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट स्ट्रेन के इक्वल होगा। तो शियर स्ट्रेस यानी एफ पैरेलल अपॉन में क्या, एरिया, स्ट्रेस यानी फोर्स अपॉन में एरिया। और यहाँ जो कांस्टेंट यूज़ करेंगे शियर स्ट्रेस में वो क्या करेंगे, ईटा यूज़ करेंगे। और स्ट्रेन क्या है, एक्स अपॉन में एल। ठीक है, तो यहाँ ईटा क्या है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी मतलब किसके लिए अप्लाई होता है, ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड के लिए। ठीक है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी मतलब कि किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं लेकिन उसमें डिस्प्लेसमेंट वो अपने पोजीशन पे, यानी वो टिल्ट ना हो। यानी जिसका ईटा ज़्यादा होगा वो टिल्ट नहीं होगा जल्दी, जिसका ईटा कम होगा वो टिल्ट इजीली हो जाएगा। ठीक है, थर्ड तरह का देख रहे हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और स्ट्रेन देख रहे हैं। देखो मतलब यहाँ पे मतलब हमें क्या करना है, बॉडी एक ऐसा चुनना है उस पर जब स्ट्रेस लगा रहे होंगे तो उसके शेप और साइज पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन उसका साइज़ क्या हो जाना चाहिए, कम ज़्यादा हो जाना, यानी वॉल्यूम चेंज हो जाना चाहिए, लेकिन शेप में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। सपोज करो एक V1 का बॉडी वॉल्यूम का एक बॉडी है और उसको क्या करा मैंने, इसको पानी में डुबा दिया। पानी में डुबा दिया। जब मैं इस V1 वॉल्यूम की बॉडी को पानी में डुबा दूंगा तो इसमें होगा क्या, देखो अभी जो फोर्स लग रहा था इसके ऊपर, क्या प्रेशर जो लग रहा था वो P1 लग रहा था, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा रहा है 1 atm। लेकिन जब मैं इसको पानी के अंदर डाल दूंगा तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, V2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, V2, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर जो हुआ एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो होगा ही होगा, प्लस ये जो लिक्विड है ये भी लिक्विड भी क्या लगा रहा होगा, इस पर प्रेशर लगा रहा होगा। और जब लिक्विड भी प्रेशर लगा रहा होगा इसके ऊपर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस लिक्विड का प्रेशर, तो इससे क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम में क्या आ जाएगा, चेंज आएगा। और सपोज करो P2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा। ठीक है, तो P1 से P2, तो वॉल्यूम कितना, तो प्रेशर आया P1 और यहाँ प्रेशर था P2, इसीलिए P2 की वजह से वॉल्यूम क्या हो गया, चेंज हो गया। तो यानी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस इक्वल टू कांस्टेंट इनटू में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगा। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस यानी यहाँ पे प्रेशर लग रहा है तो यानी डेल्टा P, और कांस्टेंट के लिए यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, बीटा, और इनटू में डेल्टा V अपॉन में V, यानी वॉल्यूम स्ट्रेन यानी चेंज इन वॉल्यूम V2 माइनस V1 अपॉन में ओरिजिनल वॉल्यूम V1। ठीक है, प्रेशर में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस यानी प्रेशर लग रहा है तो चेंज इन प्रेशर P2 माइनस P1। अब देखो यहाँ पे P1 तो ज़्यादा है, P2 ज़्यादा है और P1 कम है, तो P2 माइनस तो पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन यहाँ देखो जब V2 गया, V2 में V1 बड़ा था और V2 छोटा था, तो छोटे में से बड़े को माइनस करेंगे तो तो क्या आंसर आएगा, नेगेटिव में आंसर आएगा। तो नेगेटिव में आंसर ना आए, पॉजिटिव में आए, यहाँ पे क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। क्या लगा देंगे, माइनस। ठीक है, तो इसको कहते हैं, बीटा को कहते हैं बल्क मॉडुलस। क्या कहते हैं, बल्क मॉडुलस। तो 3 तरह के स्ट्रेस और स्ट्रेन पढ़े हमने। पहला पढ़ा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, दूसरा पढ़ा जिसमें फोर्स कहाँ लगाते हैं, लॉन्गिट्यूडनल लगाते हैं टू द एरिया, यानी परपेंडिकुलर टू द एरिया। और दूसरा हमने पढ़ा शियर स्ट्रेस, जिसमें क्या करते हैं, फोर्स जो होता है वो पैरेलल लगाते हैं सरफेस के,
यहाँ पे जो कांस्टेंट यूज़ होता है वो ईटा यूज़ होता है। और तीसरा हमने पढ़ा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, जब बॉडी के वॉल्यूम में क्या आ जाए, चेंजेस आ जाए लेकिन उसके शेप में कोई चेंजेस नहीं हो, वो क्या कहलाता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस कहलाता है। उसको बीटा बल्क मॉडुलस से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो के होता है ये इसको कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी, कितना कंप्रेस कर रहा है, कर पा रहा है, कंप्रेसिबिलिटी हो पा रहा है बॉडी, वो क्या कहलाता है, कंप्रेसिबिलिटी। तो बीटा को जो रिलेशन होता है कंप्रेसिबिलिटी का वो क्या होता है, 1/k। ठीक है, यानी अगर जिसका बॉडी का के की वैल्यू बड़ी होगी तो उसका जो बल्क मॉडुलस होगा वो क्या होगा, कम होगा। यानी कम स्ट्रेस लगाने पे ही क्या हो जाएगा, वो ज़्यादा कंप्रेस हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं। अब इस क्वेश्चन से हम बात करते हैं, क्वेश्चन से और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन लेते हैं कुछ और इस क्वेश्चन से हमें अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, शियर स्ट्रेस पे क्वेश्चन ले रहे हैं। पहला शियर स्ट्रेस पे क्वेश्चन ले रहे हैं। तो सपोज करो एक बॉडी है, ठीक है, एक बॉडी है और इस पे क्या करा, ये एरिया है उस बॉडी का, इस पे क्या लगाया, एक फोर्स अप्लाई करा पैरेलली इसके 100 न्यूटन का। और ये इसका साइड है, ए है। ठीक है, ये हाइट क्या है, बी है। और ये क्या है, सी है। ठीक है, लेंथ ब्रेथ और हाइट। ए दे रखा है 2 मीटर, बी दे रखा है 4 मीटर और सी दे रखा है 5 मीटर। तो बोल रहा है कि इफ़ ईटा की वैल्यू दे रखी है 4 × 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर, फाइन। पूछ रहा है शियर स्ट्रेन बताओ कितना होगा, शियर स्ट्रेन कितना होगा, तो ये पूछ रहा है। ठीक है, तो आंसर करते हैं, सॉल्यूशन देते हैं। तो शियर स्ट्रेस जो होता है वो किसके इक्वल होगा, ईटा इंटू शियर स्ट्रेन के इक्वल होगा। अब बताओ स्ट्रेस मतलब फोर्स अपॉन में एरिया, फोर्स कितना है यहाँ पे 100 है और एरिया कितना लेंगे यहाँ पे, ये लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी एरिया देगा लेंथ इंटू ब्रेथ यानी 2 × 5। ईटा की वैल्यू दे रखी है हमें कितना, 4 × 10⁵ तो शियर स्ट्रेन पूछा है, ठीक है, यानी स्ट्रेन पूछा है। तो ये 4 × 10⁵ क्या है, इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। और डिवाइड में होगा तो ये कितना आ जाएगा आंसर, 110 और 4 × 10⁵, 0 से 0 कैंसिल और 2 2 = 4, 2 5 = 10 और तो 2.5 × 10⁻⁻5 आ गया स्ट्रेन। सिंपल था, कुछ नहीं करना, बस स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन लगाना था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस का एक क्वेश्चन ले लेते हैं। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस का एक क्वेश्चन लेते हैं। सपोज करो एक वाटर है। ठीक है, इस वाटर पे क्या है, इस वाटर के सरफेस पे एक बॉल रखा हुआ है, एक मास रखा हुआ है। ठीक है, स्फेरिकल बॉल रखा हुआ है और इनके बीच का जो डिस्टेंस दे रखा है वो दे रखा है 120 मीटर, यानी डेप्थ ऑफ द सी एंड उसके सरफेस ऑफ द सी के बीच का डिस्टेंस। और चेंज इन प्रेशर भी कितना दे रखा है, ρgh। तो पूछ रहा है फाइंड परसेंटेज चेंज इन रेडियस if ball is taken
इफ बॉल इज टेकन एट सरफेस और इसका के की वैल्यू यानी कंप्रेसिबिलिटी की वैल्यू दे रखी है 0.25 इंटू 10⁻⁻⁷। तो पूछ रहा है परसेंटेज चेंज इन रेडियस बताओ अगर बॉल को डेप्थ से कहाँ पे लेके गए, सरफेस पे लेके गए। तो हमें पता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन प्रेशर इक्वल टू में क्या होता है माइनस बीटा इंटू चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, तो प्रेशर कितना होगा यहाँ पे, प्रेशर क्या होगा रो जी एच होगा। तो ये याद रखना जब भी प्रेशर लगाता है तो वो क्या होता है रो जी एच होता है वाटर के द्वारा। ठीक है, इक्वल टू में क्या है बीटा की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे कंप्रेसिबिलिटी और बीटा के भी आंसर देख रिलेशन पता है 1/k। और क्या पूछा है चेंज इन वॉल्यूम पूछा है, तो डेल्टा बाई वी निकालते हैं पहले। तो रो कितना है यहाँ पे और वाटर की डेंसिटी कितनी होती है 1000 kg मीटर क्यूब इंटू में 120 और इंटू में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 है और 1 अपॉन में 0.25 इंटू 10⁻⁻⁷ हो गया ये कंप्रेसिबिलिटी और डेल्टा वी अपॉन में वी। तो यहाँ पे जो डेल्टा वी अपॉन में वी होगा वो कितना हो जाएगा 0.03 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें पता है वॉल्यूम क्या होता है स्फेरिकल बॉल का 4/3 पाई आर क्यूब होता है। और हमने बात करा है एरर में क्या होता है ये मल्टीप्लाई है यानी ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को छोड़ो तो डेल्टा वी अपॉन में वी किसको इक्वल होगा पावर आगे आ जाता है 3 डेल्टा आर अपॉन में आर। तो डेल्टा वी कितना निकाला था हमने डेल्टा वी बाई वी 0.03 और डिवाइड कर देंगे 3 से तो डेल्टा आर अपॉन में क्या आ जाएगा आर आ जाएगा। ठीक है, ये निकल गया हमारा। नेक्स्ट बात करते हैं अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं फाइंड नेट elongation if wires are massless ठीक है, सपोज करो एक दो रॉड है वो भी अलग अलग एरिया के ठीक है, और यहाँ पे क्या है इसके सरफेस पे 8 kg का मास भी टंगा हुआ है। इसका लेंथ दे रखा है 5 मीटर, इसका भी लेंथ दे रखा है 5 मीटर दे रखा है। इसका यंग मॉडुलस दे रखा है y1 4 इंटू 10⁵ और इसका यंग मॉडुलस की वैल्यू दे रखा है कितना 2 इंटू 10⁵ और इसका एरिया A1 की वैल्यू दे रखी है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका एरिया A2 की वैल्यू क्या दे रखी है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पूछ रहा है कि नेट इलोंगेशन बताओ। नेट इलोंगेशन मतलब ये 8 kg का जो बॉक्स है इस ये mg लग रहा होगा नीचे यानी 80 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा नीचे इक्वल टू में 80 न्यूटन का फोर्स नीचे लग रहा है। इस 80 न्यूटन के वजह से इस रॉड में क्या जाएगा इलोंगेशन आएगा ना, और वही इलोंगेशन पूछ रहा है कि नेट इलोंगेशन कितना आएगा। तो हम पता है स्ट्रेस क्या होता है फोर्स अपॉन में एरिया इक्वल टू में क्या होगा यंग मॉडुलस क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल लग रहा है फोर्स तो इसलिए यंग मॉडुलस आया इंटू में डेल्टा एल अपॉन में क्या लिखेंगे एल लिखेंगे। मुझे क्या पूछा है नेट इलोंगेशन पूछा है। नेट इलोंगेशन मतलब क्या डेल्टा एल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है डेल्टा एल। तो डेल्टा एल क्या होगा यहाँ पे ये हो जाएगा एल एफ अपॉन में क्या हो जाएगा यंग मॉडुलस ए इक्वल टू में क्या होगा डेल्टा एल। तो ये डेल्टा एल तो इसका रॉड का आया इस वाले का डेल्टा एल 1 इसको और ये डेल्टा एल 2। तो नेट इलोंगेशन यानी डेल्टा एल नेट क्या होगा वो डेल्टा L1 होगा प्लस डेल्टा L2 होगा। ठीक है, डेल्टा L1 यानी बात करें तो F1 L1 यंग मॉडुलस A1 और A1 ठीक है प्लस F2 L2 अपॉन में क्या होगा Y2 इंटू में Y1। ठीक है, देखो फोर्स तो सब पे सेम ही लगेगा, फोर्स सबका सेम ही है और लेंथ भी 5 है और 5 है
तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि फोर्स और लेंथ क्या रहा, कॉमन रहा, तो यहाँ पे कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ पे बाहर ले लूँ, तो फोर्स और लेंथ को क्या ले लेता हूँ बाहर, तो अंदर बचा क्या 1 में A1 Y1 प्लस 1 में A2 Y2, ठीक है। तो ये हो गया फोर्स 80 था, 5 1 में 80 प्लस 1 में 60 था, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 7.5 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन बनते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इसमें से भी क्वेश्चन आ जाता है, डायरेक्ट पूछ लेते हैं रिलेशन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एंड वर्क डन। तो ये देखते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन में क्या रिलेशन है। सपोज करो एक रॉड है, और एक रॉड जो है वो कितने लेंथ का है, L0 लेंथ का है, L0 लेंथ का है, और उस पर क्या है F एक्सटर्नल फोर्स क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, और तो अप्लाई करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, लेंथ बढ़ जाएगा, और लेंथ बढ़ गया, ठीक है। और ये क्या है, F एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक है। अब क्या हुआ, ये जो चेंजेस हुआ लेंथ में यहाँ से यहाँ तक, इसको क्या मैंने बोला, इसको यहाँ से यहाँ तक मैं क्या बोला, डेल्टा एल बोला, क्या बोला, डेल्टा एल बोला। तो बाय हुक्स लॉ हम ये कह सकते हैं, बाय हुक लॉ हम क्या कह सकते हैं कि जो F इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स है वो किसके इक्वल हो जाएगा, अपॉन में एरिया स्ट्रेस यंग मॉडुलस स्ट्रेन हो जाएगा। और तो स्ट्रेन क्या होगा, यहाँ पे चेंज इन लेंथ कितना है, डेल्टा एल, अपॉन में क्या हो जाएगा एल, और यंग मॉडुलस क्या है वाई। तो एफ इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स जो होगा वो किसके इक्वल हो गया, ये एक को उधर भेजूंगा तो यंग मॉडुलस डेल्टा एल अपॉन में एल इंटू में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, अब देखना इधर एफ इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स जो होता है वो क्या होगा, यंग मॉडुलस ए अपॉन में एल इंटू में क्या, डेल्टा एल, ठीक है। अब देखना ये जो यंग मॉडुलस ए है, एरिया एल है और लेंथ एल है, ये तो चेंज नहीं होगा, ये तो किसी भी मटेरियल के लिए क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, यानी ये किस तरह बिहेव कर रहा है, कांस्टेंट की तरह, क्या कांस्टेंट की तरह। और ये जो डेल्टा एल है इसको हम क्या मान सकता हूँ, एक्स मान लूँ, तो यानी ये कुछ हमें देखा कुछ लग रहा है। याद करो जब हमने स्प्रिंग पढ़ा था, स्प्रिंग में जो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स होता है वो कितना होता था, F इक्वल टू में क्या होता था, के एक्स माइनस का के एक्स होता था इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। तो उसी की तरह यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं आ गई, हाँ आ गई। तो अब यहाँ से एनर्जी हमें डेवलप करना था ना, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और हमें पता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी U या फिर इसको EPE बोल देते हैं। तो स्प्रिंग में कितना होता था, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, के की जगह क्या लिख लेंगे, के की जगह ये लिख लेंगे, यंग मॉडुलस इंटू में एरिया अपॉन में लेंथ, और इंटू में क्या लिख देंगे, डेल्टा एल का स्क्वायर। यानी यू का फॉर्मूला क्या बना, इंटरनल स्टोरिंग फोर्स का हाफ स्ट्रेस इंटू में स्ट्रेन इंटू में वॉल्यूम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, याद रखना है। देखो हाफ स्ट्रेस के की जगह क्या लिखा हमने, वाई ए अपॉन में एल नॉट था, ठीक है। और डेल्टा एल ए इंटू एल, यानी यहाँ पे ऐसे बोल सकते थे, इसको थोड़ा यहाँ पे बता देता हूँ मैं। डेल्टा एल इंटू में डेल्टा एल लिख सकता हूँ ऐसे, अपॉन में क्या आएगा यहाँ पे, तो ये एल नॉट, ये क्या बन गया, स्ट्रेन बन गया, और ये क्या है,
यंग मॉडुलस ए था और एरिया था और यहाँ पे क्या था, ऐसे था। तो ये कुछ ऐसा हो गया। तो यहाँ बोल सकते हैं हाफ, ये तो स्ट्रेन हो गया और ये एरिया इंटू डेल्टा एल, एरिया इंटू डेल्टा एल, लेंथ इंटू एरिया इंटू लेंथ क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। और स्ट्रेस क्या हो जाएगा, ठीक है। ये देख बात करते हैं अब, नेक्स्ट बात करते हैं। तो बाय एनालॉगी विथ स्प्रिंग, यानी स्प्रिंग के एनालॉगी हम क्या बोलते थे वहाँ पे, वर्क डन इन स्ट्रेचिंग क्या होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा। क्या होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा। सिंपल है, कुछ नहीं। वहाँ अगर थोड़ा डाउट हो रहा होगा तो मैं समझा सकता हूँ। इधर समझ लेते हैं कहाँ पे है कि यहाँ देखो, इंटरनल एनर्जी क्या था, इक्वल था किसके, हाफ के एक्स स्क्वायर है ना, हाफ के एक्स स्क्वायर। के की जगह क्या लिख दिया हमने, हाफ के की जगह क्या लिख लिया हमने, यंग मॉडुलस ए इंटू में एरिया अपॉन में ओरिजिनल लेंथ, और एक्स की जगह क्या लिख लिया हमने, डेल्टा एल का स्क्वायर। तो डेल्टा एल इंटू में डेल्टा एल लिख सकता हूँ ऐसे 2 बार, ठीक है। तो यहाँ देखना, हाफ ये एल नॉट, ये एल चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ क्या बन जाता है, स्ट्रेन बन जाता है। तो ये क्या हो गया, स्ट्रेन। अब देखो ये जो ए है और डेल्टा एल है, ए और डेल्टा एल यानी एरिया और लेंथ को मल्टीप्लाई करो तो क्या बन जाएगा, वॉल्यूम बन जाएगा। और ये जो यंग मॉडुलस है, और हमें पता है हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग, हुक्स लॉ क्या कहता था कि जो स्ट्रेस होता है वो डायरेक्ट क्या होता है, इक्वल टू में क्या होता है, यंग मॉडुलस इंटू में स्ट्रेन। तो मैं बोल सकता हूँ स्ट्रेस अपॉन में क्या हो जाएगा, स्ट्रेन हो जाएगा, इक्वल टू में यंग मॉडुलस। तो यंग मॉडुलस की जगह क्या लिख सकता हूँ, ये रहा यंग मॉडुलस। इस यंग मॉडुलस की जगह क्या लिख सकता हूँ, हाफ स्ट्रेन इंटू में वॉल्यूम, और यंग मॉडुलस की जगह क्या लिख सकता हूँ, स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, ठीक है। तो ये स्ट्रेन से क्या हो जाएगा, स्ट्रेन कैंसिल, तो क्या होगा, हाफ स्ट्रेस इंटू में वॉल्यूम हो गया, ठीक है। अब मॉडिफिकेशन की बात करते हैं। मॉडिफिकेशन की बात करें तो मॉडिफिकेशन ऑफ फॉर्मूला ऑफ यू स्टोर्ड, मॉडिफिकेशन ऑफ फॉर्मूला ऑफ यू स्टोर्ड। तो यू क्या होता है, हाफ इंटू में स्ट्रेस इंटू में स्ट्रेन इंटू में वॉल्यूम होता है। यू क्या हुआ यहाँ पे, हाफ स्ट्रेस की जगह क्या ले सकते हैं हम, स्ट्रेस अपॉन में यंग मॉडुलस इंटू में वॉल्यूम। यानी सिंपल कुछ नहीं करा हमने, इस स्ट्रेन की जगह क्या लिख दिया हमने, स्ट्रेस अपॉन में यंग मॉडुलस। तो स्ट्रेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेस का स्क्वायर हो जाएगा, स्ट्रेस का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, वर्क डन बाय फोर्स, वर्क डन बाय फोर्स। वर्क डन बाय फोर्स की बात करें तो एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सपोज करो यहाँ पे एक एल लेंथ का रॉड था जिसको फोर्स लग रहा था एफ, इसको इलोंगेट करके, इलोंगेट हुआ, एफ फोर्स लगेगा तो, और ये एफ एक्सटर्नल फोर्स किसके इक्वल हो गया, एफ इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स के इक्वल हो गया। और ये पॉइंट क्या कहलाता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाता है। क्या कहलाता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाता है। तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि जो एफ इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स है वो किसके इक्वल है, एफ एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल है, एफ के। तो एफ इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगा, के एक्स होगा, इक्वल टू में क्या लिख सकता हूँ, एफ। तो एफ की वैल्यू क्या है यहाँ पे, एफ की वैल्यू क्या है यहाँ पे,
तो एक्स की वैल्यू क्या आई, एफ अपॉन में के, एक्स अपॉन में के, ठीक है। पेज ऐड कर देता हूँ। तो अगर बोले कि वर्क डन बताओ, वर्क डन बाई फोर्स, वर्क डन बाई फोर्स एफ, वर्क डन बाई फोर्स क्या होगा, एफ डॉट एक्स, एफ डॉट एक्स यानी एफ था, एक्स की जगह क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, एफ अपॉन में के, तो ये क्या हो जाएगा, एफ स्क्वायर अपॉन में के, एफ स्क्वायर अपॉन में के। तो ये वर्क डन बाई फोर्स हो गया। अगर पूछे कि इंटरनल एनर्जी स्टोर्ड बताओ, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, वही स्प्रिंग का फॉर्मूला लिख दोगे, हाफ के एक्स स्क्वायर, और के की जगह क्या लिखोगे यहाँ पे, हाफ, ठीक है, के, और एक्स की जगह क्या लिख सकते हो, एक्स की जगह लिख दोगे यहाँ पे एफ अपॉन में के, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा इसका, तो ये कितना हो जाएगा, हाफ एफ स्क्वायर, तो के स्क्वायर अपॉन में के, तो के से के कैंसिल, क्या हो जाएगा, हाफ के, यहाँ था ऊपर और यहाँ स्क्वायर था, तो यहाँ कैंसिल होगा, तो ये बचेगा एफ स्क्वायर अपॉन में के, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर अगला टॉपिक डालते हैं।